अब लोग उसे वैसी इज्जत से नहीं देख रहे थे जैसे पहले देखते थे। मैं पापा के साथ स्कूल से बाहर आया और दूर सोफिया की कार खड़ी देखी। मैं पापा से कहा, पापा आप पहले चलिए। पापा ने मुझे हैरानी से देखा। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? मुझे कुछ काम है। पापा थोड़े हिचकिचाए। क्या काम है? काफी देर हो चुकी है। मैंने पापा को कार में बैठने में मदद करते हुए कहा, आप जाइए पापा, मैं बाद में खुद आ जाऊंगा। सेक्रेटरी यान ने धीरे से कहा, मिस्टर क्रेम, मुझे लगता है मैंने अभी मिस सोफिया की कार देखी है। पापा यह सुनते ही सब समझ गए। उन्होंने लाचारी से हाथ हिलाया और मुस्कुरा दिए। मैंने उन्हें विदा किया और हाथ हिलाकर बाय कहा। पापा ने कार में बैठते हुए एक ठंडी आ भरी। मेरा बेटा वाकई बड़ा हो गया है। सेक्रेटरी यान बोली, जैक अब 18 का होने वाला है। अब आप चैन की सांस ले सकते हैं। पापा के जाने के बाद मैं पीछे खड़ी कार की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मैंने देखा कि सोफिया अपनी सीट पर पीछे की ओर झुककर आंखें बंद किए आराम कर रही थी। मैं उसके बगल में बैठ गया। एक पल बाद सोफिया ने आंखें खोली और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। तुम यहाँ कब आए? कुछ बताया भी नहीं। मैंने पलकें झपकाई। बस अभी। सोफिया ने पूछा, कैसा रहा ग्रेजुएशन सेरेमनी? काफी अच्छा। पापा के आने से उन सब की बोलती बंद हो गई थी जो मेरे पाले जाने की अफवाहें फैला रहे थे। इसलिए मैं भी बहुत अच्छे मूड में था। सोफिया ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। तुम प्रेम को क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने समझाया, ऑनलाइन जो पोस्ट डाली गई थी वह उसी ने डाली थी। मैं देखना चाहता हूं कि वह उन्हें कब हटाती है। उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। हालांकि रेयान ने उसे बुरी तरह धोखा दिया है, फिर भी वह इस सजा से बच नहीं सकती। यह सुनने के बाद सोफिया ने ड्राइवर से कहा, चलो। ड्राइवर ने सिर हिलाया। जल्द ही कार एक नदी के किनारे औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया में रुकी। वहां सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई नहीं था। सोफिया कार से उतरी और मैं भी उसके पीछे चल दिया। तभी कोई हमारी ओर आता दिखा। सोफिया, मैंने देखा कि लिली हमारे सामने खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैक, क्या तुम्हें नहीं पता? पहले किसी ने तुम्हारी फोटो ली थी और हमारे स्कूल भेजी थी। कहा गया था कि तुम्हें किसी बड़ी उम्र की औरत ने पाल रखा है। मैंने लाचारी से कहा, मुझे पता है। रेहान ने आज मुझे बताया। उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज एंट्रेंस के बीच भी उनके पास इन सब चीजों के लिए वक्त होगा। मैंने लिली से पूछा, क्या तुम्हारे पास वह फोटो अब भी है? लिली ने अपना फोन निकाला। हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसने फोटो खोली। मैंने फोन पर अपनी और अपने पापा की सेक्रेटरी की फोटो देखी और बेबसी से हंस पड़ा। इनके दिमाग में जरूर कोई दिक्कत है। अगर मुझे वाकई किसी ने पाल रखा होता तो क्या मैं उन्हें खुद को एग्जाम दिलाने आने देता? ये सब इसलिए था क्योंकि मेरे पापा की सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत थी। इसलिए बाहर के लोग कुछ ज्यादा ही सोचने लगे थे। लिली ने मेरी तरफ देखा। तो ये तुम्हारे पापा की सेक्रेटरी है। मैंने लिली की ओर देखा। और क्या क्या तुम्हें भी लगा था कि मुझे किसी ने पाल रखा है? ये याद करते हुए कि उसने पहले सोफिया को फोटो भेजी थी। ली ने अपराधी भाव से सोफिया की ओर देखा। सोफिया ने उसे यह क्यों नहीं बताया था कि यह जैक के पिता की सेक्रेटरी है? कोई आश्चर्य नहीं कि फोटो देखते ही उसने उसे जांच करने के लिए कहा था। लिली ने जल्दी से इसकी भरपाई करने की कोशिश की। जैक, यह देखो, हमें पता चल गया है कि फोटो किसने ली थी। ये प्रीन थी जिसने इसे ऑनलाइन पोस्ट किया था। लिली ने यह कहा और बाहर चली गई। जल्द ही किसी को अंदर लाया गया। प्रीम, जिसे पूरी शाह से ढूंढा जा रहा था, उसे दो कद्दावर औरतें पकड़ कर लाई थी। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, जैसे उसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। मुझे देखकर प्रीम ने सीधे मेरे पास आने की कोशिश की। जैक, तभी लिली ठंडी आवाज में चिल्लाई, वहीं रुको। प्रीम ने यह नजारा देखा और सीधे घास पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने मुझसे कहा, जैक, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। कृपया मुझे जाने दो। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैंने उसे इतना डरा हुआ देखा और लिली की ओर मुड़ा। तुम लोगों ने क्या किया? इसे इतना डरा दिया? लिली उपहास करते हुए बोली। वह पहले मानने को तैयार नहीं थी। जब मैं कहा कि मैं उसे मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक दूंगी, तब जाकर उसने सब कबूल किया। लिली मेरे पास आई और बोली, जैक, यह लड़की वाकई बहुत शातिर है। ये तुम्हें ऑनलाइन बदनाम करने के लिए हमेशा नकली अकाउंट्स बनाती रहती है। तुम्हारे बारे में जो पोस्ट उसने डाली थी
उनमें से कई अकाउंट्स इसके नकली थे। उसने हमारे स्कूल में फोटो भी भेजे ताकि तुम्हारे और सोफिया के बीच का रिश्ता टूट जाए। अच्छा हुआ कि मैं इसके झांसे में नहीं आई। सोफिया ने लिली की ओर देखा। ओह, सच में? लिली को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बात बदलते हुए मुझसे पूछा, जैक, तुम इसके साथ क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने प्रीम की ओर देखा। प्रीम ने मुझे अपनी ओर देखते पाया तो तुरंत अपना सिर झुका लिया और कांपते हुए बोली, मुझे वाकई पता है कि मैं गलत थी। पहले मैं बस रयान के आदेशों का पालन कर रही थी। जैक, मेरा विश्वास करो, ये वाकई रयान था। वह अच्छा इंसान नहीं है। पहले जब तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल ले आई थी, तब भी रयान ने ही कहा था कि तुम दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। प्रीम ने पूरी शाम इसके बारे में सोचा था और उसे एहसास हुआ कि उसे रयान ने जाल में फंसाया है। क्योंकि रयान अभिनय करने में बहुत माहिर था, इसलिए उसने रयान को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में उसे ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। रयान अभी भी साफ सुथरा निकल सकता था। अब सारा दोष उसके सिर मढ़ दिया गया था। वह एक बात होती, लेकिन हर कोई उसे कोस भी रहा था। अगर वह रयान पर आरोप लगाने के लिए कूद भी पड़ती, तो हर कोई यही सोचता कि वह रयान को अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। रयान वाकई इतना नेक दिल इंसान जो बना हुआ था। मैंने प्रीम को इस हाल में देखा तो खुद की पुरानी जिंदगी याद आए बिना नहीं रह सकी। शायद पहले एला और रयान की नजरों में मैं भी इतना ही बेवकूफ था। मैंने प्रीम से कहा, पहले स्कूल वापस जाओ। प्रीम ने लाल आंखों से मेरी ओर देखा। उसे लगा जैसे उसे उम्मीद की किरण दिखी हो। तो तुम मुझे जाने दे रहे हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। जाने दे रहा हूं? मैं तुम्हें पहले ही एक बार जाने दे चुका हूं। क्या तुमने तब कोई सबक सीखा था? मैंने उसे सफाई नहीं दी। बस लिली से कहा, इसे पहले जाने दो। दोनों औरतें मेरी बात सुनकर पीछे हट गईं। लिली ने मुझे उसे इस तरह छोड़ते देखा तो वह नाखुश थी। जैक, क्या मुझे उसे पीटना चाहिए या बस मछलियों को खिलाने के लिए नदी में फेंक देना चाहिए? इस तरह के कचरे का इस दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। मैंने लिली की ओर देखा। क्या तुम इस तरह के इंसान के लिए अपना भविष्य दांव पर लगाना चाहती हो? लिली ने मेरी बात सुनी। वह अब भी गुस्से में थी। लेकिन हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, है ना? तब तक ट्रेन भाग चुकी थी। मैंने उसे अंधेरे में ओझल होते देखा। मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है। उन्हें इसे संभालने दो। रीम के जाने के बाद मैंने लिली और सोफिया की ओर देखा जो मेरे लिए इतनी दूर तक आई थी। क्या तुम दोनों ने खाना खाया? चलो, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूं। सोफिया ने स्वाभाविक रूप से मेरी बात मान ली। लिली उत्साहित थी। क्या मैं भी आ सकती हूँ? मैं मुस्कुराया। साथ चलो। ग्रेजुएशन का मौका दुर्लभ है। हमें थोड़ा जश्न मनाना चाहिए। पास ही के एक बारबेक्यू रेस्तरां को ढूंढकर मैंने कई पाउंड क्रॉफिश का ऑर्डर दिया। लिली ने भी कोई औपचारिकता नहीं दिखाई और स्कूल से अपनी टीम के साथियों को भी बुला लिया। यह सुनकर कि कोई पार्टी दे रहा है, हर कोई स्वाभाविक रूप से खुश था। मैं सोफिया के बगल में बैठकर पी रहा था। अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखकर मैंने सोफिया से पूछा, सोफिया, तुम नहीं पी रही हो? सोफिया के सामने पानी की एक बोतल थी। वह नहीं पी रही थी। मैंने आगे कहा, तुम्हारे दोस्त पीने में कितना मजा ले रहे हैं। मैंने उनकी ओर देखा और अचानक कह दिया, तुम्हारी सहेलियों की फिगर कितनी अच्छी है। सोफिया ने मुझे बोलते हुए सुना और मेरी ओर मुड़कर देखा। मेरा वह सराहनीय भाव उसके सामने था। मैंने अभी अभी उनकी तारीफ खत्म की ही थी कि जब मैंने सोफिया को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो मैंने मन ही मन सोचा, अब तो मैं गया। मैंने गलती से अपने मन की बात जोर से कह दी थी। सोफिया मुझे घूरती रही। उसकी आवाज में एक तीखापन था जब उसने पुकारा, जैक। सोफिया मुझे बहुत कम ही इस तरह मेरे नाम से बुलाती थी। मैंने इस लड़की की ओर देखा। मैं यहां हूं। वह मेरी चमकती आंखों में देख रही थी। सोफिया ने मेरी बात सुनी, अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे मेरी आंखें ढक ली। मेरे कान के पास एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम क्या देख रहे हो? लिली से यह नजारा नहीं छूटा, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे सामने सोफिया हमेशा बहुत शांत और आरक्षित रहती थी। अब सोफिया को किसी की आंखें ढकते देख वह बोल पड़ी, सोफिया, तुम क्या कर रही हो? सोफिया का चेहरा सख्त हो गया।
सब अपनी जैकेट पहन लो। लिली और बाकी सबने सोफिया के गंभीर भाव को देखा और जल्दी से अपनी जैकेट पहन ली। तभी सोफिया ने मुझे छोड़ा। उसने मेरी ओर देखा। क्या तुम्हारा खाना हो गया? मैंने अपना पेट सहलाया। हाँ, 2 कैन सोडा और ढेर सारी क्रॉफिश खा ली। अब और नहीं खाना। सोफिया खड़ी हो गई। तो फिर चलते हैं। हमने बारबेक्यू रेस्तरां छोड़ा और जैसे ही हम कार में बैठे, मुझे पुलिस का फोन आया। उन्होंने मुझे स्टेशन आने के लिए कहा, क्योंकि मैंने ही प्रेम के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सोफिया भी मेरे साथ आई। प्रेम के माता पिता पहले से ही वहां थे। उन्हें देखकर वे बुरे लोग नहीं लग रहे थे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वे माफी मांगने को तैयार थे और सच में उम्मीद कर रहे थे कि हम समझौता कर लेंगे। उनकी बेटी ने अभी अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म किए थे और उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। अगर मैं समझौता नहीं करता तो प्रीन को न केवल हर्जाना देना पड़ता, बल्कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी बन जाता। प्रीन के माता पिता की दयनीय स्थिति देखकर मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन उनके लिए सहानुभूति महसूस करने के बाद भी मैंने अपना इरादा साफ कर दिया कि मैं बिल्कुल समझौता नहीं करूंगा। न केवल मैं समझौता नहीं करूंगा, बल्कि मैं प्रीन पर मुकदमा चलाने के लिए एक वकील भी रखूंगा, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सब कुछ होने के बाद मैं सोफिया के साथ घर गया। रास्ते में मैं थोड़ा थक गया था। मैंने अपने बगल में बैठी सोफिया की ओर देखा। सोफिया, तुम्हारा शुक्रिया। सोफिया धीरे से बोली, शुक्रिया किस लिए? मैंने आगे कहा, तुम इस मामले को संभालने के लिए लोगों को लेकर आई। तुम्हारा अचानक स्कूल में आना, मैं भी थोड़ा हैरान था। सोफिया ने मेरी बात सुनी, मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। रीम पहले मुझसे एक शर्त हार गई थी और उसे स्कूल से निकाला जाना चाहिए था, लेकिन रयान ने उसकी तरफ से पैरवी की थी। उम्मीद नहीं थी कि वो अंत में भी मुसीबत खड़ी करेगी। सच में, जब तक कफन न देख ले, इंसान रोता नहीं है। अफसोस की बात यह थी कि ये मामला रयान को अपने साथ नीचे नहीं खींच सका। हालांकि आज स्कूल में काफी हंगामा हुआ था और एला और रयान दोनों की काफी बेइज्जती हुई थी, लेकिन मेरे लिए ये सब काफी नहीं था। एला घर चली गई थी। जब से वह वापस आई थी, अंकल वेल्स उसे डांट रहे थे। मुझे तुम्हें स्कूल नहीं भेजना चाहिए था। पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उस रयान में क्या रखा है? तुम्हें लगता है कि एक गरीब लड़का ढूंढने से वह तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा? अंकल वेल्स बोलते बोलते और उत्तेजित हो गए। तुम्हारी माँ को भी उस समय लगा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए वो एक अमीर आदमी ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क भाग गई। देखो, क्या उसे अब तुम्हारी जरा भी परवाह है? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। कॉलेज जाने की जहमत भी मत उठाओ। वैसे भी सब बेकार है। यह सोचकर कि रिचर्ड क्रेम ने आज इतने लोगों के सामने उन्हें ठुकरा दिया था, अंकल वेल्स अंदर से बहुत परेशान थे। वे इतने करीब थे। क्रीम परिवार की संपत्ति लगभग उनकी होने वाली थी, लेकिन एला ने वह मौका बर्बाद कर दिया था। एला वहां बैठी अपने पिता की बातें सुन रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। वह बचपन से ही इसकी आदी हो चुकी थी। जिस दिन से उसकी माँ गई थी, उसके पिता हमेशा यही कहते थे कि वह इसलिए छोड़ कर गए क्योंकि उन्हें लगता था कि वे बहुत गरीब थे। ऐना का मन करता था कि वह कह दे कि आपका जो व्यवहार है, उसे देखकर तो कोई भी छोड़कर चली जाती, चाहे आपके पास कितना भी पैसा होता। लेकिन वह बहस करने के लिए बहुत आलसी थी। काफी खरी खोटी सुनाने के बाद अंकल वेल्स ने आखिरकार एला से कहा, कल सुबह जल्दी उठ जाना, मेरे साथ क्रेम हाउस चलो। एला ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जा रही। आपके साथ जाकर फिर से बेइज्जत होने। क्या आपको पता है कि अब लोग मुझे किस नजर से देखते हैं? वे पीठ पीछे मुझ पर कैसे हंस रहे हैं? अब भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपना फोन उठाकर देखे। वह हमेशा से नहीं चाहती थी कि दूसरों को सच पता चले। उसके पिता ऐसे थे, पर अब पूरी दुनिया जानती थी कि वह किसी रईस परिवार से नहीं है। उसके पिता सिर्फ एक चापलूस थे, जो बस यही उम्मीद कर रहे थे कि वह किसी अमीर आदमी के साथ जुड़ जाए। अंकल वेल्स सोफे पर बैठ गए और हंसते हुए बोले, किस बात पर हंस रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए एक मौका तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। एला ने उनसे कहा, मुझे उस मौके की जरूरत नहीं है। अब से मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दीजिए, वरना। अंकल वेल्स बोले, वरना क्या? तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? उन्होंने ये कहा और एला पर झपने की कोशिश की, उसे मारने के इरादे से।
लेकिन एला ने उनका हाथ रोक लिया। एला बड़ी हो गई थी और अंकल वेल्स स्वाभाविक रूप से उतने ताकतवर नहीं रहे थे जितने जवानी में थे। एला ने उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया। उसने उन्हें एक ठंडी नजर दी और सीधे अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैं बस सोकर उठा ही था कि मुझे अंकल वेल्स की आवाज सुनाई दी। वे हमारे सोफे पर बैठे थे और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कह रहे थे, मिस्टर क्रेम, मेरी बेटी के पंख निकल आए हैं। वह अब हाथ उठाने की हिम्मत करती है। आप जानते हैं, जब से उसकी माँ गई है, मैंने उसे पाला है। सब देख सकते हैं कि यह कितना मुश्किल रहा है। अगर मुझे सही से याद है, तो हमेशा एला ही उनका सहारा बनी थी, न कि इसके उलट। अंकल वेल्स को सिर्फ जुआ खेलना आता था, इसलिए एला को बचपन से ही खुद पैसे कमाने पड़ते थे। कबाड़, लोहे की कीलें और पुराने अखबार बेचकर वह थोड़ा पॉकेट मनी जमा करती थी। जहां तक अंकल वेल्स की बात है, ये पिता पूरी तरह से अविश्वसनीय था। अगर पहले अंकल वेल्स ने ऐसा कहा होता, तो मैं निश्चित रूप से एला का बचाव करता। लेकिन अब मैंने कुछ नहीं कहा। मैं एला के मामलों में नहीं पड़ना चाहता था। मुझे यह भी पता था कि अंकल वेल्स वाकई चाहते थे कि मैं एला के साथ रहूं। पापा रिचर्ड क्रेम ने आधा दिन अंकल वेल्स का रोना सुना और फिर बोले, वह बड़ी हो गई है, आपको उसके बारे में और सोचना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अंकल वेल्स ने लालच भरे स्वर में कहा, मैं बस चाहता हूं कि जैक और एला साथ रहें। पापा अब अपना आपा खोने ही वाले थे। क्या आपको लगता है कि यह मुमकिन है? अगर आप तमाशा करना बंद कर दें, तो मैं उसकी कॉलेज की पढ़ाई के बारे में सोचूंगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही सपने देखते रहे, तो मैं आपके परिवार के मामलों में दखल नहीं दूंगा। पापा ने सीधा किसी को भेजकर अंकल वेल्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुझे पास खड़ा देखकर पापा ने मुझसे कहा, बाद में एला को फोन करना, उसे यहाँ आने के लिए कहना। मैंने उलझन में पूछा, उसे क्यों बुलाना है? पापा, आपने कल भी देखा था। अब उसका आपसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पापा को डर था कि मैं ज्यादा सोचूंगा। हम कुछ ही दिनों में यहां से जा रहे हैं। मुझे उससे कुछ कहना है। मुझे नहीं पता था कि पापा क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एला को फोन किया। फोन उठाते ही एला की आवाज काफी ठंडी थी। क्या बात है? कल स्कूल में मैंने उसे शर्मिंदा किया था। वह उसे अब भी याद था। मैंने कहा, पापा को तुमसे कुछ काम है। वे चाहते हैं कि तुम मेरे घर आओ। उस दोपहर एला पहुंची। वह अंदर आई और उसने मुझे स्नोबॉल को खाना खिलाते हुए देखा। वह मेरे पास आई और मेरी ओर देखा। क्या बात है? मैंने उसकी ओर सिर उठाकर देखा। पापा अंदर हैं। हालांकि उसे वह जवाब मिल गया था जो वो चाहती थी। लेकिन एला अंदर जाने की जल्दी में नहीं थी। इसके बजाय उसने मुझे देखा। जैक, अब तुम्हें काफी गर्व महसूस हो रहा होगा, है ना? मुझे समझ नहीं आया कि ये बात कहाँ से आई। किस बात का गर्व? एला बोली, कल रात ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुमने इतना बड़ा तमाशा किया। मुझे और रयान को सबके सामने बेइज्जत किया। क्या तुम्हें अपनी जीत पर गर्व नहीं है? मैंने उसकी बात सुनी, खड़ा हुआ और अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा। तो अब तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकालना चाहती हो? एला ने मुझे घूरा। कोई जवाब नहीं दिया, जैसे मेरी बात मान रही हो। मैंने उसकी ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब भी इतनी बेशर्म हो सकती है। मैंने कल रात क्या किया? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया था। क्या तुमने पहले ही खुद को प्रीम वाले मामले से साफ नहीं कर लिया था? एला ने तुरंत कहा, तुम्हें पता है कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैं बहुत गंभीरता से सोच रहा हूँ। फिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या इस बारे में कि तुम्हारे पिता तुम्हें और रयान को अलग करना चाहते थे? वे चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और मैंने मना कर दिया। एला ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम कम से कम हाँ कहने का नाटक तो कर सकते थे। मेरे पिता तो बस बातें कर रहे थे। अगर तुम मान जाते, तो क्या वे वहां तमाशा करना जारी रखते? मैंने अविश्वास के साथ उसकी ओर देखा। मैं हाँ कहने का नाटक क्यों करूं? एला ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या मुझे थोड़ी सी गरिमा डिग्निटी देने से तुम मर जाते? मेरी अभिव्यक्ति लाचार थी। मैं तुम्हें कोई गरिमा क्यों दूं? एला ने मुझे इस पल से ज्यादा पहले कभी नफरत नहीं की थी। तुम्हें बस इतना पत्थर दिल होना था। तुम्हें अपनी सोफिया का दिखावा करना था। तुम्हें पूरी दुनिया को बताना था कि जैक के पास पहले से ही सोफिया है। एला ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुमने अब मुझे नीचा दिखाया।
जिससे मैंने अपनी सारी साख खो दी। क्या अब तुम खुश हो? मैंने उसे कुछ सेकंड के लिए चुपचाप देखा, फिर प्रतिक्रिया दी, क्योंकि वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी। क्या ये कोई व्यापार है? क्या उसे गरिमा न देना मेरी गलती हो गई? मैं हल्का सा हंसा। एला मुझे देखती रही। उसकी आंखें कड़वाहट से भरी थीं। तुम स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं कर सकते थे कि रयान और मैं साथ थे, जब तक तुम यह नहीं कहते। मेरे पिता बाद में वे बातें नहीं कहते। रयान के परिवार के साथ उनका कोई विवाद नहीं होता। तुमने यह जानबूझकर किया, है ना? मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, हाँ, मैंने यह जानबूझकर किया। एला को उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे इतनी आसानी से और इतने आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर लूंगा। मैंने अपना सिर उठाया। मुझे नहीं लगता कि मैंने जो किया उसमें कुछ भी गलत था। मैं सोफिया को ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं वाकई तुम्हें नीचा समझता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दूसरे यह सोचें कि तुम्हारा और मेरा कोई भविष्य होगा। और मैं यह तो बिल्कुल नहीं चाहता कि वे सोचें कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम्हें रयान के पास से चुराने के लिए कर रहा हूँ। एला ने निराश होकर मुझे देखा। जैक, तुम पहले इतने स्वार्थी नहीं थे। तुम मेरे बारे में सोचते थे। कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं अजीब स्थिति में फंसूं। लेकिन जब से तुम सोफिया के साथ आए हो, मैं वाकई तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं। मेरा चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, क्योंकि मैं पहले तुम्हें पसंद करता था। लेकिन अब मैं यही चाहता हूं कि तुम और रयान एक साथ बर्बाद हो जाओ। एला ने आरोप लगाया, तुम बस मुझे और रयान को खुश नहीं देखना चाहते। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उन्हें खुश देखना चाहिए। लेकिन तुम बस उस इंसान को तबाह करना चाहते हो जिसे तुम पसंद करते हो। जिसे भी तुम पसंद करोगे वह वाकई बदकिस्मत होगा। मैंने एक ठंडी आह भरी। तो वाकई तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। उसका यह वाक्य मुझे याद दिला गया जो एला ने मेरे मरने से पहले कहा था। तुम्हारा हर दिन मेरे पीछे पड़े रहना मेरे लिए एक बुरा सपना था, और अब वह कह रही थी कि जिसे मैं पसंद करूं वह बदकिस्मत है। एला ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारे जैसा इंसान कभी खुशियां नहीं पाएगा। भले ही सोफिया तुम्हारे साथ है, देर सबेर वह तुमसे तंग आकर पागल हो जाएगी। उसने अभी तक तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा है। ये कहकर एला मुड़ी और अंदर चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। उसकी बातों पर मुझे हंसी आ रही थी। मैं भी बाहर नहीं रुका और उसके पीछे अंदर चला गया। पापा रिचर्ड क्रेम नीचे आए। एला ने उन्हें देखा और शालीनता से कहा, मिस्टर क्रेम। पापा के सामने वह फिर से अच्छी बनने का नाटक करने में माहिर थी। पापा ने कहा, बैठ जाओ। एला बोली, आप मुझसे किस बारे में मिलना चाहते थे? उसने मेरी ओर एक नजर डाली। क्या मैंने पापा के सामने उसकी चुगली की थी और वे उसे डांटने के लिए बुला रहे थे? तभी उसने पापा को कहते सुना, तुम्हारे पिता आज आए थे। एला शर्मिंदा होकर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पिता कल सबके सामने वैसे ही थे। उन्होंने कुछ अनुचित बातें कहीं। घर पहुंचकर मैंने उनसे बात की थी। ऐसे पिता के होने पर एला को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अफसोस की बात है कि लोग अपना जन्म या अपने माता पिता नहीं चुन सकते। आज अपना फोन देखते हुए उसने पाया कि रयान ने उसे ब्लॉक कर दिया था। कल रात उसके पिता के व्यवहार के बाद वह समझ गई थी कि रयान ने उसे ब्लॉक क्यों किया। पापा ने कहा, तुम्हारे पिता वैसे ही हैं। उनके साथ रहना तुम्हारे लिए कठिन रहा है। मैंने तुम्हें आज यहाँ मुख्य रूप से तुम्हारी माँ के बारे में बताने के लिए बुलाया है। अपनी माँ का जिक्र सुनकर एला का ध्यान तुरंत खिंच गया। मेरी माँ? पापा ने कहा, मैंने तुम्हारे ग्रेड्स देखे हैं। चिंग बे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से पहले मिल चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर तुम न्यूयॉर्क आओ तो तुम उनसे मिल सकती हो। उन्होंने मुझे तुम्हें अपना संपर्क नंबर, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा था। एला के पास अपने माता पिता के तलाक के बाद से कभी भी अपनी माँ का नंबर नहीं था। उन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा था। पापा रिचर्ड क्रेम उनसे न्यूयॉर्क में मिले थे। उन्होंने एला के बारे में कुछ बातें पूछी थी, लेकिन अंकल वेल्स ने उन्हें अपनी बेटी से मिलने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी थी। वे केवल पापा के जरिए ही संदेश भेज सकती थी। अपनी माँ की खबर सुनकर एला की आंखें नम हो गईं। मैंने उसे देखा और मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। जब उसे अपनी माँ के बारे में पता चला था, तब भी उसकी यही प्रतिक्रिया थी। उस समय विंटर ब्रेक चल रहा था। उसके बाद वह न्यूयॉर्क गई थी
और मुझे नहीं पता था कि वहां क्या हुआ, लेकिन वह नए साल से पहले ही वापस आ गई थी। यह जानकर कि अपनी माँ के साथ उसका पुनर्मिलन रियूनियन इतना आसान नहीं होगा, मुझे मन ही मन सुकून मिला। एला ने वह नंबर लिया और चली गई। पापा ने पास बैठकर मेरी ओर चिंता से देखा और पूछा, क्या सोफिया ने पक्का कर लिया है कि वह न्यूयॉर्क कब वापस जा रही है? मैंने जवाब दिया, शुक्रवार को। पापा ने सिर हिलाया, तुम उसके साथ जा रहे हो? मैंने हामी भरी। हाँ पापा, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? पापा ने कहा, तुम और सोफिया आगे बढ़ो, मैं यहाँ का काम खत्म करके आऊंगा। मैंने पानी का एक घूंट लिया। यह भी ठीक है, लेकिन मैं स्नोबॉल को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। पापा बोले, मैं तुम्हारे लिए इसका इंतजाम कर दूंगी। कॉलेज के लिए न्यूयॉर्क जाने के बाद मैं यहाँ अक्सर वापस नहीं आऊंगा। पहले भी कुछ समय न्यूयॉर्क में रहने के कारण इस बार वहां शिफ्ट होना कोई परेशानी की बात नहीं थी। कुछ दिनों के बाद एला भी पहुंच गई। उस दोपहर मैं अपने चाचा के घर गया। वहां से गुजरते हुए मैंने इत्तेफाक से एला को देखा। वह अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी। मैं पहले एला की माँ से मिल चुका था, इसलिए मैंने उन्हें एक नजर में पहचान लिया। एला के अलावा उसकी माँ की एक और बेटी भी थी, जो लगभग 10 साल की थी। अपनी माँ को अपनी छोटी बहन के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते देख एला उनके साथ स्पष्ट रूप से फिट नहीं हो पा रही थी। मैं ध्यान से देख रहा था, तभी मेरे चाचा मेरे पास आए और मेरा नाम पुकारा, जैक। एला अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी और उसने मुझे देखने के लिए सिर उठाया। मैंने धूप का चश्मा पहना था और अपने चाचा के साथ चला गया। मेरे चाचा ने मुझे देखा और पूछा, तुम अभी क्या देख रहे थे? क्या तुमने मिसेज शाह को देखा? चाचा हंसे, क्या तुम्हें उनमें दिलचस्पी है? मैंने अपना सिर झुकाया। वह एला की माँ है। मेरे चाचा एला को जानते थे, इसलिए जैसे ही मैंने यह कहा, वे समझ गए। मेरी ओर देखते हुए बोले, अब भी उसे पसंद करते हो? सोफिया से बहुत बेहतर है। मैंने अपने चाचा की ओर एक नजर डाली। सोफिया रास्ते में है, वह जल्द ही यहाँ होगी। एला उससे कैसे तुलना कर सकती है? मेरे चाचा ने जो कहा वह काफी मजाकिया था। चाचा ने अविश्वास के साथ मेरी ओर देखा। रुको, जो मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था, क्या तुमने बिल्कुल नहीं सुना? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सोफिया के साथ मत रहो। मैं अपने चाचा के पीछे रेस्तरां में चला गया, लेकिन आपने मुझे कोई कारण नहीं दिया। बैठने के बाद मेरे चाचा ने मेरी ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वैसे भी मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं पीछे की ओर झुक गया। खैर, मेरे पिता भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे मेरे और सोफिया के साथ रहने का बहुत समर्थन करते हैं। चाचा ने अपना गिलास उठाया और एक घूंट लिया। तुम्हारे पिता थॉर्नटन थॉर्नटन परिवार की चापलूसी करने के लिए किसी चीज की परवाह नहीं करते। उन्हें अपने बेटे की खुशी की परवाह क्यों होगी? मैंने वेटर को एक गिलास बर्फ का पानी लाने के लिए कहा और अपने चाचा से बात जारी रखी। अगर मुझे सही याद है, तो पिछली बार आप मिसेस थॉर्नटन के काफी करीब थे। मेरे पास शक करने का कारण है कि उन्होंने ही आपको मुझे सोफिया के साथ रहने से रोकने के लिए कहा होगा। चाचा ने अपना चेहरा घुमा लिया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने मेज पर अपनी उंगली थपथपाई। तो फिर आप क्यों नहीं चाहते कि मैं सोफिया के साथ रहूं? मेरे कुछ वाक्यों ने चाचा को अवाक कर दिया। उन्होंने मेरी ओर देखा। ड्रिंक्स आ गए। मैं वहां स्ट्रॉ चबाते हुए बैठ गया। खुशी खुशी पी रहा था। पूरी तरह बेफिक्र दिख रहा था। सौभाग्य से मैं अभी छोटा था, इसलिए सोफिया से शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। मुझे प्रतिरोधी बनाने के डर से उन्होंने मुझे मनाना बंद कर दिया। चाचा खड़े हो गए। मुझे कुछ काम है, तुम बाद में सोफिया के साथ खाना खा लेना। मैं हैरान था। आप हमारे साथ नहीं रुक रहे? चाचा ने मुझे घूर कर देखा। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। अपना काम खत्म करने के बाद वे वापस आए और देखा कि मैं अभी भी वहां अकेला बैठा था। वे पास आए और मेरे बगल में खड़े हो गए। सोफिया कहाँ है? मेरी अभिव्यक्ति चिंतित थी। वो अभी तक नहीं आई है। वो मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रही है। क्या कुछ हुआ? चाचा पूरी तरह से बेफिक्र दिखे। उसे क्या हो सकता है? मैंने कहा, सच में उसने कहा था कि वह आएगी। चाचा कुछ हद तक खुश दिखे। तुम्हें बस ठुकरा दिया गया है। मुझे नाखुश देखकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पूछता हूँ। आखिरकार वे थॉर्नटन परिवार से काफी परिचित थे। उन्होंने एक फोन कॉल किया। 2 मिनट बाद उन्होंने फोन काटा और मुझसे कहा, कुछ भी गलत नहीं है, वह घर पर है। मैंने सोचा, तो फिर वह मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही है? चाचा ने कहा, मुझे कैसे पता होगा? शायद वह तुमसे मिलने नहीं आना चाहती थी।
तुम क्या कर सकते हो? उन्होंने वेटर को खाना लगाने का इशारा किया। लगता है आखिरकार तुम्हें मेरे साथ ही खाना पड़ेगा। मुझे सोफिया से इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे हमेशा लगा था कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने खाना खत्म कर लिया, पर उसका कोई कॉल बैक नहीं आया। रेस्तरां से बाहर निकलते समय मेरी नजर फिर से एला पर पड़ी। गेट पर एक लग्जरी कार खड़ी थी और वह एक आदमी के साथ थी। वह आदमी जवान नहीं था। उसकी उम्र लगभग एला के पिता अंकल वेल्स के बराबर रही होगी। उस आदमी ने कहा, कार में बैठो, मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलता हूँ। एला का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। जरूरत नहीं है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आदमी ने एला के खूबसूरत चेहरे को लालच भरी नजरों से देखा। तुम्हारी माँ ने पहले ही कहा है कि वह चाहती है कि तुम कुछ दिन मेरे यहाँ रुको। एला को दिलचस्पी न लेते देख उसने आगे कहा, क्या डर रही हो कि मैं तुम्हें परेशान करूंगा? उसने एला को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वह पीछे हट गई। वह आदमी हंसने लगा और उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। तुम्हारी माँ जाने से पहले कह रही थी कि वह मेरी अच्छी दोस्त है और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा हक है। एला उस अधेड़ उम्र के आदमी को देख रही थी। वह 40 से ऊपर का लग रहा था और हालांकि वह दिखने में ठीक था, लेकिन उसकी आंखों के पास की झुर्रियां क्रोज फीट छिपाई नहीं जा सकती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसे क्यों बता रही थी कि वह अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले जाते हुए एक अजनबी के घर पर कुछ दिनों के लिए रुके। एला स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी। एला ने कहा, मुझे आपको चाचा कहना चाहिए। आदमी ने एला की ओर देखा, एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। ठीक है, जब भी तुम्हारा मन करे मुझे ढूंढ लेना, मैं लोगों को मजबूर नहीं करता। फिर वह सीधे अपनी काली फेरारी में बैठ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहर खाना खाने जाने पर मुझे ऐसा दिलचस्प दृश्य देखने को मिलेगा। एला को वास्तव में अंतहीन रोमांटिक ध्यान मिल रहा था। वह अभी आई ही थी और एक अमीर आदमी की नजर उस पर पड़ गई थी। इससे पहले कि मैं जा पाता, एला मुड़ी और इत्तेफाक से उसने मुझे देख लिया। मैंने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एला को उम्मीद नहीं थी कि उसे मेरे द्वारा ऐसी शर्मनाक स्थिति में देखा जाएगा। ड्राइवर मेरे लिए कार का दरवाजा खोलने आया। मैं कार में बैठ गया। एला को लगा जैसे उसका मजाक उड़ाया गया है और उसने अपने हाथ में मौजूद बिजनेस कार्ड को कसकर भींच लिया। उसे केवल अपने कंधों में दर्द महसूस हुआ। सालों की तड़प। उसने सोचा था कि अपनी माँ के पास वापस आना अद्भुत होगा, लेकिन केवल 2 दिनों के बाद उसने स्पष्ट रूप से अंतर महसूस किया था। हालांकि वह उसकी सगी माँ थी, लेकिन उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। उसकी माँ उसकी छोटी बहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। उसकी बहन हमेशा लाड़ प्यार में रहती थी। जो चाहती थी उसे मिल जाता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं की। वह सब ठीक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसे ऐसे आदमी के हवाले कर देगी और उसे कुछ दिनों के लिए उसके घर रहने के लिए कहेगी। उसका फोन बजा। ये उसकी माँ का फोन था। एला ने जवाब दिया, हेलो। उसकी माँ की आवाज कुछ हद तक गुस्से में थी। तुम्हें क्या हो गया है? क्या मैं तुम्हें उसके यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए नहीं कहा था? तुमने उसे नाखुश क्यों किया? एला ने दांत पीसते हुए कहा, जब लूना बड़ी हो जाएगी तो क्या आप उसे भी किसी बूढ़े आदमी घर रहने के लिए भेजेंगी? उसकी माँ ने कहा, तुम क्या कह रही हो? एला हंसी। उसके पिता उसे प्यार नहीं करते थे। उसने सोचा था कि उसकी माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। उसकी यादों में उसकी माँ एक परी की तरह थी। इतना कि इन सभी वर्षों में उसने हमेशा अपनी माँ को याद किया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये उसका इंतजार कर रहा था। एला ने सीधे फोन काट दिया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस शाम बाहर बारिश हो रही थी। मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठा एला की स्थिति के बारे में सोच रहा था। मेरी पिछली जिंदगी में अपनी माँ से मिलने के बाद वह भी लंबे समय तक खामोश रही थी। क्या मेरी पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था? क्योंकि उसकी माँ उसे किसी अमीर आदमी के साथ सेट करना चाहती थी। तभी मिसेस पोर्टर अंदर आई। यंग मास्टर, मिस सोफिया यहाँ आई हैं। सोफिया का नाम सुनते ही मेरा चेहरा सख्त हो गया। अगर वह अब यहाँ आ सकती थी तो इसका मतलब था कि उसे कुछ नहीं हुआ था। उसने जानबूझकर मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया था।
घर पहुंचते ही मैंने अपना फोन बंद कर दिया था। उनसे कहिए कि वापस चली जाएं। मेरे चाचा पहले ही हमारे साथ होने के खिलाफ थे, फिर भी मैंने उनके सामने उसका पक्ष लिया था और अंत में उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं बिना स्वाभिमान टेम्पर वाला इंसान नहीं था। मिसेस पोर्टर बाहर गईं और जल्द ही वापस आईं। वह नहीं जा रही है। कह रही हैं कि वे गेट पर इंतजार करेंगी। जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता, वे आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने परवाह नहीं की और सीधे ऊपर चला गया। नहाने के बाद मैंने कुछ राउंड गेम खेले। फिर मैंने बाहर देखने के लिए पर्दा उठाया, ये सोचकर कि सोफिया जा चुकी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब भी वहीं थी। बारिश बहुत तेज थी। वह कार में इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि बाहर खड़ी थी। उसे पूरी तरह भीगा हुआ देखकर आखिरकार मेरा दिल पिघल गया। मैं नीचे गया। मिसेस पोर्टर ने मुझे बाहर आते देखा और जल्दी से मेरे लिए छाता पकड़ लिया। विला का गेट खुला। मैं बाहर निकला और सोफिया की ओर देखा। ड्राइवर उसे वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मना कर रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? सोफिया मेरी ओर ली। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी, जैसे वह अब नाराज नहीं थी। मैं वाकई बहुत नाराज था, क्योंकि वह हमेशा ऐसा ही करती थी। बात बात पर मैसेज का जवाब देना बंद कर देती थी। लेकिन उसे इस हाल में देखकर मैं उसके साथ सख्ती नहीं कर पाया। मैंने अपनी आवाज धीमी की, अंदर आओ। सोफिया जल्दी से कार का दरवाजा खोलने के लिए पीछे मुड़ी। मैं उसे उलझन में देख रहा था, तभी उसने कार से एक केक बॉक्स निकाला। घर वापस आने पर मिसेस पोर्टर तौलिया ले आई। सोफिया पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने तौलिया लिया और उसके बालों से पानी पोंछा। तुमने मुझे धोखा दिया, स्टूड मी अप, और फिर यहां भागी चली आई। किस लिए? सोफिया ने कहा, कुछ काम आ गया था। सॉरी जैक, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा चेहरा फिर से सख्त हो गया। अगर तुम नहीं आ सकती थी, तो वादा नहीं करना चाहिए था। मुझे चाचा के सामने वह सब कहना पड़ा और फिर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। वे बहुत खुश थे, बस यही उम्मीद कर रहे थे कि हमारा ब्रेकअप हो जाए। सोफिया बोली, मेरे पिता अचानक मुझसे मिलना चाहते थे। जब उसने अपने पिता का जिक्र किया, तो वह रुक गई। मैं जम गया, यह याद करते हुए कि चाचा हमेशा मेरे और सोफिया के साथ होने का विरोध करते थे। मैंने उसे चिंता से देखा। तुम्हारे पिता हमारे साथ होने के लिए तैयार नहीं है? सोफिया ने सुना और इनकार किया। शायद नहीं। उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। इस बीच मिसेस पोर्टर बदलने के लिए कपड़े ले आई। मैंने उससे कहा कि पहले जाकर नहा ले। जब वह बाहर आई, तो मैंने फिर से उसके बाल सुखाए। उसने मुझे देखा। आई एम सॉरी। जब तक मेरा काम खत्म हुआ, तुमने अपना फोन बंद कर दिया था। मेरा चेहरा अभी भी थोड़ा तमतमाया हुआ था। मैं गुस्से से पागल हो रहा था। मैं तैयार था कि अब से तुम पर कभी ध्यान नहीं दूंगा। पिछली जिंदगी में एला के साथ जो हुआ था, उसके बाद मैं किसी का लैप डॉग, पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहता था। मैंने तो रास्ते में यहां तक सोच लिया था कि क्या सोफिया भी पिछली जिंदगी में मुझसे ऊब गई होगी। हालांकि अंत में उसने मुझे याद रखा था, लेकिन वह इसलिए था क्योंकि हम इस तरह कभी साथ नहीं रहे थे। अब हम अपना ज्यादातर समय साथ बिताते थे, तो उसका मुझसे ऊब जाना सामान्य होता। उसने मुझसे गंभीरता से माफी मांगी। सॉरी, मैंने सिर्फ एक हु कहा। सूफिया ने तौलिया लिया और खुद अपने बाल सुखाने लगी। बाल सुखाने के बाद उसने मुझसे कहा, जैक, हैप्पी बर्थडे। मैंने उसे बोलते सुना, अपनी घड़ी देखी और तब मुझे एहसास हुआ कि आधी रात बीत चुकी है। उसने गेट पर इतनी देर इंतजार किया और मुझे भी सोने नहीं दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे मेरा जन्मदिन याद होगा। मैंने धीरे से कहा, तुम खास तौर पर केक भी लाई हो। सोफिया मुस्कुराई। मिसेस पोर्टर ने पहले ही केक बाहर निकाल लिया था। एक बहुत ही खूबसूरत केक, जिसके ऊपर एक लिटिल प्रिंस बना हुआ था। मैंने सोफिया की ओर देखा। वह पास आई। हम डाइनिंग रूम में बैठ गए। मोमबत्तियां जलाईं। मैंने एक विश विश मांगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली, तो देखा सोफिया मुझे देख रही थी। उसने मेरी शॉर्ट स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी, जो उस पर थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। सोफिया की आंखों में वो कोमलता देखकर मैं थोड़ा खो गया, क्योंकि जैसे ही मैं आंखें बंद की, मुझे अपनी पिछली जिंदगी का 18वां जन्मदिन याद आ गया। उस वक्त ऐसा लगा था जैसे मेरा कोई जन्मदिन है ही नहीं।
पापा जा चुके थे और मैं पागलों की तरह एला के पीछे घूम रहा था। मेरी पूरी दुनिया एला के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी, लेकिन वह हर दिन रयान के साथ रहती थी। मुझे हर दिन कंपनी का काम संभालने के लिए मजबूर किया जाता था, जो मेरे लिए बहुत बड़ा दबाव था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। लेकिन अब अपने सामने सोफिया को देखकर मुझे थोड़ा सुकून और स्थिरता महसूस हुई। मैंने केक काटा और उसे एक टुकड़ा दिया। हम दोनों ने साथ में केक खाया। न्यूयॉर्क में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, यूं कहें कि एक भी नहीं था, लेकिन सोफिया का साथ होना ही काफी था। मैं बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। उस रात सोफिया वापस नहीं गई और कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ ही रुक गई। इन दिनों मैं अपने ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहा था, इसलिए मैं घर पर रहकर टेस्ट मटेरियल पढ़ता और ड्राइविंग की प्रैक्टिस करता था। उस दोपहर हम दोनों चाचा अंकल जुआन के यहाँ खाना खाने गए। वहां 2 बार जाने के बाद मुझे चाचा के यहाँ के स्वादिष्ट खाने की बहुत याद आ रही थी। जैसे ही हम कार से उतरे, मैंने किसी को सोफिया का नाम पुकारते सुना। मैंने आवाज की दिशा में देखा तो एक व्यक्ति दिखाई दिया जो लगभग मेरे पिता की उम्र का था। उसने चश्मा पहना था और वह काफी सभ्य रिफाइंड लग रहा था। उसके बगल में एला की छोटी बहन एला, यहाँ पात्र के अनुसार वह बेला है, और मिसेस थॉर्नटन थी और उनके पीछे लोगों का एक समूह था। मिसेस थॉर्नटन ने कहा, यंग मास्टर क्रेम, आप दोनों को यहां देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने शालीनता से कहा, हेलो मिस्टर थॉर्नटन, मिसेस थॉर्नटन। मैं बेवकूफ नहीं था। वे सब साथ थे तो मैं अंदाजा लगा सकता था कि ये सोफिया के पिता अलेक्जेंडर थॉर्नटन है। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने निमंत्रण दिया, आज एक फैमिली डिनर है। सोफिया, जैक को भी साथ ले आओ। सोफिया ने मेरी ओर देखा। ये देखकर कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वह मान गई। हाल ही में मुझे संदेह था कि उसका परिवार मुझे पसंद नहीं करता, तो यह एक अच्छा मौका था। अलेक्जेंडर और मिसेस थॉर्नटन आगे चल दिए। उनकी छोटी बेटी बेला सोफिया के पास आई और बोली, बड़ी दीदी। सोफिया ने बस एक नजर उस छोटी लड़की की ओर देखा। बेला ने मेरी ओर मुड़कर पूछा, जैक, मेरी दीदी इतनी ठंडी क्यों है? क्या वे आपके सामने भी इतनी शांत रहती हैं? मैंने उस छोटी लड़की को देखा और कहा, वे ठीक हैं। बेला मुस्कुराई और पूछा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप मेरी दीदी के बॉयफ्रेंड हो, क्या यह सच है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिसेस थॉर्नटन बच्चों से ऐसी बातें करती होंगी। मैंने अपना गला साफ किया, अभी नहीं, हमने अभी अपना रिश्ता कंफर्म नहीं किया है। सोफिया ने मेरी बात सुनी और मुझे देखा। मैं उसके बगल में चलते हुए वीआईपी रूम में गया। अंकल जॉन ने खुद सबका स्वागत किया। हालांकि यह सिर्फ एक फैमिली डिनर था, लेकिन यह बहुत भव्य था। मेरे और सोफिया के अलावा बाकी सब औपचारिक कपड़ों, फॉर्मल अटायर में थे। मैंने अपने पैरों में पहनी चप्पलों, फ्लिप फ्लॉप्स की ओर देखा और तुरंत मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत कैजुअल कपड़ों में हूं। अभी सब लोग नहीं आए थे, इसलिए मैं सोफिया के बगल में बैठ गया और धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे फैमिली डिनर इतने फॉर्मल होते हैं? सोफिया ने सिर हिलाया। वह भी शायद इसकी आदी नहीं थी, लेकिन उसके पिता ऐसे ही थे। फिर उन्होंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बुलाया? तो वह वाकई परिवार में अलग थलग, एक्सक्लूडेड थी। मुझे लगा कि सोफिया ही शायद परिवार में वह है जिसे दबाया जाता है। सोफिया ने फुसफुसाकर जवाब दिया, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने कह दिया था कि मैं फ्री नहीं हूं। उसके पिता ने उसे कल मैसेज किया था, लेकिन वह मेरे साथ थी, इसलिए उसने मना कर दिया था। उम्मीद नहीं थी कि आज अचानक उनसे मुलाकात हो जाएगी। तभी अलेक्जेंडर थॉर्नटन अचानक बोल पड़े, जैक। मैंने तुरंत ऊपर देखा। जी, मिस्टर थॉर्नटन। अलेक्जेंडर ने बात जारी रखी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अलेक्जेंडर और सोफिया काफी हद तक एक जैसे दिखते थे, लेकिन उम्र के कारण वे बहुत मंझे हुए और अनुभवी लग रहे थे। उनके व्यक्तित्व में एक अधिकार, अथॉरिटी की झलक थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था, लेकिन उनका व्यवहार बहुत मिलनसार था। मैं काफी समय से चाह रहा था कि सोफिया तुम्हें साथ लाए ताकि हम सब साथ खाना खा सके, लेकिन हम पहले व्यस्त थे। कल मैंने उससे कहा था और उसने मना कर दिया। अब अचानक मिलना शायद किस्मत है। मैंने पहले सोचा था कि थॉर्नटन परिवार निश्चित रूप से मुझे पसंद नहीं करेगा और मुझसे नफरत करेगा, लेकिन उनसे मिलने पर लगा कि ऐसा नहीं है।
उन्होंने मेरे कैजुअल कपड़ों पर भी कोई नाराजगी नहीं जताई। वहां परिवार के काफी सदस्य थे। टेबल के चक्कर काटते हुए मुझे कई लोगों के नाम याद भी नहीं रहे। सोफिया के कोई बड़े ताया या चाचा भी वहां मौजूद थे। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। थॉर्नटन परिवार के डिनर में मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वही आदमी जो उस दिन गे पर एला को अपनी फेरारी में ले जाने की जिद कर रहा था। वह सबसे देर से पहुंचा और सब उसके इस व्यवहार के आदी थे। मिसेस थॉर्नटन ने परिचय कराया। जैक, ये सोफिया के चाचा हैं, डेमियन थॉर्नटन। डेमियन ने मेरी ओर देखकर एक कुटिल मुस्कान दी। तो यह है सोफिया का मंगेतर, काफी हैंडसम है। डिनर के बाद जब मैं रेस्ट रूम गया तो डेमियन वहां एक कम उम्र की लड़की के साथ नंबर एक्सचेंज कर रहा था। मुझे देख उसने बिना किसी झिझक के पूछा, कैसी लगी लड़की, सुंदर है ना? मैं हैरान रह गया। उसने आगे जो कहा वह और भी अजीब था। जब तुम मेरी उम्र में पहुंचोगे तब समझोगे कि जवान लड़कियां कितनी बेहतरीन होती हैं। दुनिया में कोई लड़की हमेशा 18 साल की नहीं रहती, लेकिन 18 साल की लड़कियां हमेशा उपलब्ध रहती हैं। जाते जाते उसने मेरा नाम पूछा और कहा, तुम्हारी माँ ने यह नाम चुना था, पर मुझे कभी याद नहीं रहता। उसकी आंखों की चमक ने मुझे चौंका दिया। वह मेरी माँ को जानता था। अगले कुछ दिन उथल पुथल भरे रहे। सोफिया ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। वह मेरे साथ चिंग बे यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने अपने पिता के कहने पर मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने मुझे धोखा दिया है। लेकिन मैंने उसे संभाला। सोफिया, यह तुम्हारा सपना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता था कि मेरी पिछली जिंदगी में भी उसने इसी क्षेत्र में नाम कमाया था। यूनिवर्सिटी शुरू हुई। मैं चिंग बे में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, वही मेजर जो मेरी माँ का था।